ओके सो बच्चों मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो यस और नो में सारे बच्चे। सारे बच्चे यस और नो में रिस्पॉन्ड कर दें। मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है? ओके सो नाइस। ओके सो वेलकम बैक। मैं रमणीक तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करते हैं। ये हमारा पहला सेशन होने वाला है वायरल मैथ्स पर, और ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चों का जो मैथमेटिक्स को लेकर के भय है, जो डर है, जो खौफ है, वो समाप्त ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। यकीन मानिए बच्चों, मैथमेटिक्स में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा, चाहे आप बैंकिंग के एस्पिरेंट रहो, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट रहो, चाहे आप रेलवे के एस्पिरेंट रहो। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो एंटायर कंपटीशन है हमारे देश में और जिन कॉम्पिटिशन्स में मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उन सभी कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए, उन सभी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। और ये जो सीरीज शुरू की जाएगी, सीरीज में हर एक चीज को बहुत बखूबी, बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, और उसे एंड तक, यानी कि बिल्कुल रूट लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक पहुंचाया जाएगा। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग इस सेशन में। बस एक काम ध्यान से सुनिएगा, एक भी सेशन मिस मत करेगा। यानी कि ये जो सीरीज चलने वाली है, ये जब तक ये चलेगी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि चलती रहेगी है ना, अनंत काल तक ऐसे ही मूव करती रहेगी, ऐसा नहीं है। मान के चलो कि हो सकता है 100 क्लासेस हो, 1-1.5 घंटे की, है ना, 100 क्लासेस हो, 120 क्लासेस हो, लेकिन ये 120 दिन, 100 से 120 दिन अगर आपने शिद्दत से पढ़ लिया, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल फोकस के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ लिया, और जो आपको बताया जा रहा हो उसे आपने अगर अच्छे से नोट डाउन किया, यानी कि प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, तो यकीन मानिए मैथमेटिक्स का जो आपके अंदर खौफ है, जो डर है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी कि जो कोर होगा ना, जो रूट होगा, जो डेप्थ है, वो जिसकी हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, वो आप तक पहुंचेगा, वो आप तक पहुंचेगा। तो शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए। मैं देख पा रहा हूं कि हमारी पहली क्लास शुरू हो रही है, और मैं देख पा रहा हूं 1.1 यानी लगभग 1100 बच्चे यहां पर देख रहे हैं। नया चैनल है, बेशक नया चैनल है, और यकीन मानिए ये हमारे देश का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का चैनल बनेगा। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, ये हमारे देश का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का चैनल बनेगा, आज नहीं तो निश्चित कल। आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया है, बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू किया है ना, लेकिन आप और हमारा साथ रहा, यानी कि ऐसे ही जैसे हम लोगों ने वायरल मैथ्स के शो को बहुत बड़ा बना दिया, देश का सबसे बड़ा शो बना दिया कैलकुलेशन को, जो सुबह सुबह 6 बजे चलता है वायरल मैथ्स, उसी प्रकार ये चैनल भी, और यहां पर जो पढ़ाई हो रही है वो हर एक बच्चे तक पहुंचेगी। एक चीज और, एक बड़ा कमिटमेंट हम और करेंगे, यहां पर जितना भी चीजें यहां पर आपको दी जा रही होंगी, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि इसको हम बीच में रोक करके हम कहेंगे बाकी की जो स्टडीज है वो आपको पेड बैच में कंटिन्यू करनी होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। यहां पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है, ये तब तक ऐसी ही चलती रहेगी जब तक पूरा हमारा सिलेबस ओवर ना हो जाए, है ना, और जब तक मुझे ऐसा ना फील हो जाए कि हाँ यार बस हो गया, है ना, मोर देन इनफ है, मैंने बच्चों को मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, तब तक ये चीजें ऐसी ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी, ठीक है। तो रक्षाबंधन का त्योहार है आज, तो मैंने सोचा कि अपने भाई बहनों को इससे बड़ा तोहफा हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही पता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर नंबर सिस्टम को ही आपने क्यों चुना। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स में दो चीजें सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी, मतलब कहा जाता है कि ये इन दो चीजों के बिना मैथमेटिक्स अधूरी है, मतलब मैथमेटिक्स है ही नहीं, है ना। इन दो चीजों के बताओ क्या क्या हो सकती हैं वो चीजें। नंबर 1 है नंबर्स, बिना नंबर्स के मैथमेटिक्स कैसी। मतलब आप सोच के देखो कि ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनोगा जहां पर नंबर्स का यूज ना हो। तो बिना नंबर्स के मैथमेटिक्स का है ही नहीं कोई, है ना, मतलब तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते बिना नंबर्स के। और दूसरी चीज है कैलकुलेशन। तो इन दो ही चीजों पर पूरी पूरी मैथमेटिक्स हमारी आधारित है, और इन दोनों ही चीजों पर हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको जानना जरूरी है कि आखिर नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, नंबर्स की उत्पत्ति कहां से हुई, नंबर्स कहां से आए हमारे जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर देखे गए थे, ईश्वर ने सिर्फ इंसान दिया, इंसानों ने नंबर्स को जन्म दिया। ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को जन्म दिया, इंसानों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नंबर्स की खोज की, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर्स आए क्यों, ठीक है।
सबसे पहले जो स्टोरी है बच्चों वो ये है, जैसे अगर हम बात करें स्टोन एज की, अब आप कहोगे सर इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको हम लोग क्यों समझ रहे हैं, ना एसएससी में पूछा जाएगा कि नंबर्स की खोज कैसे हुई, ना बैंकिंग में पूछा जाएगा, ना रेलवे में, तो हम इस बारे में क्यों जान रहे हैं। बच्चों देखो, किसी भी चीज से आपको मोहब्बत तभी हो सकती है जब आप उसके बारे में पूरी तह तक खोज करके रखो, ठीक है। अगर आप कभी भी किसी भी चीज के बारे में आप सोचना, अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो आपको वो चीज कभी नहीं अच्छी लगेगी। आपकी मैथमेटिक्स वीक है ना, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आपने कंपटीशन को क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स से मोहब्बत है इसलिए मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैथमेटिक्स आपकी वीक है। मेरी भी वीक थी। जब मैंने मैथमेटिक्स को समझना शुरू किया, जब मुझे महसूस हुआ कि यार मैथमेटिक्स इतनी खूबसूरत हो सकती है, मैथमेटिक्स इतनी अच्छी हो सकती है, तो मैथमेटिक्स को लेकर के मेरा जो इंटरेस्ट था, जो प्यार था, वो बढ़ता चला गया और हम आपके सामने आज एज ए फैकल्टी खड़े हैं, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब तक आप उसकी तह को नहीं समझोगे, उस सब्जेक्ट का यूसेज क्या है, क्यों बना, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचोगे तब तक आपको वो सब्जेक्ट कभी नहीं समझ में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। एक बार अगर आप जान गए तो आपको बहुत आसानी से हर एक कैलकुलेशन, आप हर एक क्वेश्चन को आप समझना शुरू कर दोगे, और तह तक जानना तो जरूरी ही होता है यार, है ना। तो शुरुआत करते हैं कि नंबर्स की खोज आखिर हुई क्यों। बच्चों स्टोन एज की अगर हम बात करें, मैंने वैसे वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच जो था हमारा, मैंने उसमें डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आज थोड़ा सा डिटेल में करेंगे उस बारे में कि जब स्टोन एज हुआ करता था, यानी कि पाषाण युग जिसको हम लोग कहते हैं, उस समय पर हमारे पास नंबर्स नहीं होते थे, और तब एक बड़ी समस्या ये होती थी कि सभी के पास कैटल्स होते थे, जानवर होते थे, और वो अपने जो बगल में जंगल या फिर जहां पर भी वो चरवाने उनको जाते थे, वो एक साथ लेके गए, उनके पास बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, 10 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए। अब वो लेके जाए 60, लेकिन जब घर वापसी करें शाम के टाइम तो एक दो गायब हो जाए, उनको मालूम ही ना चले। 50 लेके गए, 50 आए ही ना, 40 दिया, उनको लगता था कि यार भीड़ कम जैसी महसूस हो रही है, बट क्या पता उतनी ही हो। तो ऐसा करते करते कभी वो ज्यादा आ जाए, कभी कम आ जाए, कभी किसी और का लेके चले आए, कभी अपना किसी को देके चले आए, ठीक है। तो इस तरह से उनको बड़ी समस्या रही कि यार करें तो करें क्या। अब इसी के एडिशन, क्योंकि है तो मनुष्य ही, है ना, सोचने पर उसका कोई अंकुश तो है नहीं, सोचने से ही उत्पत्ति हुई है सभी चीजों की। तो उसने क्या सोचा, उस समय के लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, जो हमारे कैटल जा रहे हैं, जो हमारे जानवर जा रहे हैं, उनके साथ साथ हम पत्थर लेके चलेंगे। मतलब अगर हमारे पास लेट सपोज 20 गायें हैं, अगर 20 गायें जा रही हैं कहां पर, जंगल में, तो हम 20 पत्थर लेंगे, और जहां जहां वो खड़े होकर के, है ना, चर रही होंगी अपने घास को, हम वहां वहां पत्थर रख देंगे, हम वहां वहां पत्थर रख देंगे। जब हम पत्थर रखेंगे तो जब हम उनको वापस लेकर आ रहे होंगे, तो जितने पत्थर होने चाहिए उतनी हमारे पास गायें होनी चाहिए, यानी कि कैटल्स होने चाहिए, यानी कि जानवर होने चाहिए। अगर पत्थर अधिक हैं, जानवर कम है, इसका मतलब हमारी जो गाय है या फिर हमारा जो जानवर है कहीं ना कहीं मिसिंग है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। या फिर ऐसा सोचो कि अगर पत्थर कम है और गाय अधिक है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि इसका मतलब बाहर की हम गाय को लेके चले आए हैं, है ना, किसी और की गाय को हम लेके चले आए हैं। तो यहां से कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई कि यार हमारे पास पत्थर के माध्यम से हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपने कैटल्स को काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या भी इसी के साथ साथ जन्म ली। वो समस्या क्या रही? वो समस्या ये रही कि कई बार ऐसा हुआ यार पत्थर ही मिस हो गया। अब पत्थर, आप अब 100 गाय किसी के पास है, क्या 100 पत्थर लेके चलोगे? मतलब कितना बड़ा बोझ। आप 100 गायों को संभाल रहे हो, साथ में साथ आप 100 पत्थरों को भी लेके ढोके चल रहे हो, और गलती से अगर एक पत्थर कहीं गिर गया तो आप टेंशन में अलग, यार लगता है एक गाय अधिक आ गई। या फिर अगर आपने कहीं और से ज्यादा पत्थर उठा लिया तो आप टेंशन में ही उस जंगल में ही बैठे हो, घर ही नहीं आ रहे हो कि यार मेरी 2 गाय चोरी हो गई, 2 गाय मेरी गायब हो गई, हम करें क्या। तो पत्थर एक अलग से बोझ, पत्थर तो वैसे ही बोझ होता है। तो यहां से यहां पर जो इनका ये डिस्कवरी हुई नंबर्स, मतलब कैलकुलेशन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं स्थगित हुई, रुकी नहीं यार, इससे काम नहीं चलने वाला, इससे काम नहीं चलना, कुछ और हमारे पास होना चाहिए, कुछ और हमारे पास होना चाहिए। तब वहां पर उत्पत्ति होती है हमारे नेचुरल नंबर्स की, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की। बात समझ आ रही है? आप थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। जैसे अब यहां पर बच्चों उत्पत्ति होती है किसकी? नेचुरल नंबर्स की, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की। सारे बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे, नोट करना जरूरी है, तभी माइंड में सारी बातें रह पाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पत्ति होती है बच्चों की इन चीजों की, नेचुरल नंबर्स की। अब ये क्या है? ये बच्चों प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याएं, इनको प्राकृतिक कहते हैं। मतलब क्यों हम इनको प्राकृतिक कहते हैं? मान के चलो ये ईश्वर ने दे दिया इनको, इसलिए हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। ये ईश्वरी, क्योंकि सबसे पहले यही है। तो ये कहां से शुरुआत होती है इनकी शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये कहां से आए? 1 2 3। इन लोगों ने, मतलब उस समय के लोगों ने, उस समय के जो मनुष्य थे, उन्होंने सोचा कि यार ये हमारे पास आ गया, अब हम सही जगह पर हैं, मतलब हम सही कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास एक गाय है तो उसको हम 1 कहेंगे,
अगर 2 है तो उसको हम 2 कहेंगे, 3 है तो उसको हम 3 कहेंगे, 4 है तो 4, 5 है तो 5, अनंत समय तक ये ऐसे बढ़ते रहेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है। ये बच्चा कह रहा सर वायरल मैथ्स के हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है, सब कुछ बनेगा। मैंने तो हमेशा एक बात कह रखी कि हम जब तक आपको डेप्थ नहीं दे देते ना, तब तक मुझे सुकून नहीं महसूस होता। और यही चैनल, यही वजह है 24/7 के साथ साथ मुझे इस चैनल को शुरुआत करने के लिए, यही वजह है। अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कि यार हम कहां पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कहां समय है इस तरह की बातें करने का, है ना। तो मतलब मान के चलो आने वाले समय में आप मैथमेटिक्स आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बन के रहेगी, ठीक है, बन के रहेगी। मतलब आप खुशी खुशी मैथमेटिक्स करना शुरू कर दो, इतना इंटरेस्ट हम आपके अंदर डेवलप कर देंगे मैथमेटिक्स को लेकर के, समझेंगे सारे बच्चे। तो नेचुरल नंबर्स की उत्पत्ति हुई, कहां शुरुआत हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, एंड सो ऑन बढ़ता गया, कहां तक? अनंत तक, यानी कि इन्फिनिटी तक। राइट, बहुत बढ़िया। अब इन्फिनिटी का भी बहुत बड़ा खेल है, बहुत सारे सेशंस लेंगे जहां पर इन इन्फिनिटी का बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, मजा आएगी आप लोग को। फिलहाल क्या ये सफिशिएंट रहा? नहीं, ये सफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि यहां पर एक समस्या यहां पर देखने को ये मिल रही थी उस समय के लोगों को कि यार 1 2 3 4 समझ में आता है हम लोग को, मतलब हमारे पास 3 गाय है तो हमने कह दिया 3, हमारे पास 5 गाय है तो हमने कह दिया 5। लेकिन जिस व्यक्ति के पास एक भी गाय नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम किस नंबर से डिनोट करेंगे? अब एक समस्या अगेन आई कि अगर यार जिसके पास गाय ही नहीं है उसको क्या हम लोग 1 बोलेंगे क्या? या फिर ये मान के चलेंगे कभी तो होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। कल्पना की गई थी कि चलो यार कभी तो लेगा ही, तो इसको हम लोग 1 कह देते हैं, है ना, सिंगल यूनिट दे देते हैं, यूनिट कह देते हैं, चलो यूनिट मतलब 1, एक तो आ ही जाएगी इसके पास, आज नहीं तो निश्चित कल। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं था, है ना, ये सच नहीं था कि यार सच में आएगी। तो वहां पर शुरुआत हुई यार, एक खोज हुई कि यार जब किसी के पास कुछ नहीं तो उसको हम कैसे डिनोट करें। तो वहां पर एक नंबर और इंट्रोड्यूस किया गया हमारे रेस्पेक्टफुली, है ना, आर्यभट्ट जी, जिन्होंने जीरो की खोज की, यानी कि हमारे पास एक नंबर और लिस्ट में आया, दैट इज 0। फिर हमारी जो काउंटिंग शुरू हुई वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है 0 दिया जब भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, क्योंकि गिनती आपकी पूरी नहीं हो रही थी। 1 से लेकर आप 9 तक रुक जा रहे थे, 10 के बाद आप मतलब 10 ही नहीं पहुंच पा रहे थे, 10 के बारे में कोई कल्पना ही नहीं थी, कोई सोच ही नहीं थी, क्योंकि 0 ही नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए गाना भी कहा गया है, गाने में इसीलिए बोला गया है जब 0 दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। ठीक है, तो यहां से 0 की खोज होती है और 0 यहां पर इंट्रोड्यूस होता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। और इसी वजह से, क्योंकि एक मनुष्य ने इसको बनाया, मतलब कल्पना कर लो, क्योंकि इनके बारे में, किसी मनुष्य के बारे में कुछ नहीं, मतलब ये कहां से आए, किसी मनुष्य का नाम नहीं है, लेकिन 0 के बारे में हमें पता है आर्यभट्ट ने बनाया, तो मैन मेड हो गया, मनुष्य ने बनाया, है ना, मनुष्य ने बनाया, इसलिए इसको प्राकृतिक कहा गया, मतलब ईश्वर ने दिया। लेकिन यहां से जो एंट्री हुई 0 की, इसके बाद जो पूरी पूरी लिस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, वो होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेचुरल के बारे में मालूम चल गया, होल नंबर्स के बारे में मालूम चल गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझना बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी को 5 रुपए दिया, तो यहां पर काउंटिंग में हमारे पास चीजें थी, है ना, हमने आपको 5 रुपए दिया है। किसी व्यक्ति ने, मतलब उसी में, मान लो ये व्यक्ति है आपका, ठीक है, ये पर्सन है जिसने 5 रुपए दिया, फिर उसी व्यक्ति ने किसी को 3 रुपए दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो वो खुश है, किस बात से खुश है? कि कभी ना कभी उसको जो वापस आएगा, है ना, वापस आएगा। या फिर ऐसे समझो एग्जांपल के तौर पे कि ये जो व्यक्ति है इसने कमाया, कितना रुपए कमाया? एक दिन उसने 5 रुपए कमाया, दूसरे दिन इसने 3 रुपए कमाया, तो बड़ा खुश है वो कि यार मेरे पास टोटल एक दिन के अंदर कितना रुपए आ गया? 5 3 8 रुपए आ गया। चलो यहां तक तो कैलकुलेशन, हमारी जो नंबर सिस्टम की खोज हो चुकी थी, वहां तक संपूर्ण हो रहा था, वेरीफाई हो रहा था, जस्टिफाई हो रहा था, सेटिस्फाई हो रहा था। क्या कि 5 रुपए हमने कमाया तो हमने 5 लिखा, 3 रुपए हमने कमाया तो 3 लिखा, तो हमने टोटल देखा 8 हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगेन एक समस्या अगेन आई कि इसी व्यक्ति ने किसी को 6 रुपए दे रखा था, 6 रुपए किसी को दे रखा था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि यार 8 रुपए हमारे पास हैं, लेकिन जो मैंने किसी को दे रखा है, यानी कि जो मेरी उधारी थी, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, जो मैं उधार दे चुका हूं उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तब वहां पर खोज होती है किस नंबर की बेटा? नेगेटिव नंबर्स की। यानी कि ये जो नेगेटिव साइन होता है, अब बच्चे कहेंगे सर ये हमारे एग्जाम में रिलेवेंट है। जब आप मेंस का एग्जामिनेशन में बैठते हो या फिर एसएससी सीजीएल के जैसे एग्जामिनेशंस देते हो, तब वहां पर ऋणी यानी कि नेगेटिव नंबर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। नेगेटिव नंबर जो होते हैं, यानी कि जो आप यहां पर देख रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बनेंगे, कंसेप्चुअल बनेंगे, ठीक है। तो अगर इस नेगेटिव नंबर के बारे में आप अच्छे से नहीं जान रहे होगे तो आप क्वेश्चन क्रैक नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी डेप्थ नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। आप सोच रहे हो सर ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सच है। जब आप एग्जाम दोगे, मेंस में बैठोगे, या फिर जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि नेगेटिव नंबर्स या फिर जो ऋण को
शो करते हैं, है ना, जो उधार को शो करते हैं, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आप सोचो उधार को शो करने वाले कौन से नंबर्स होते हैं, तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो आपके उधार को शो करते हैं। तो जो उधार यानी कि इसने जिससे लिया हुआ था उसको वापस करना पड़ेगा, तो जो वापस करने वाली संख्या होती है उसको नेगेटिव से दर्शाना शुरू किया गया। यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स की यहां पर फिर इंट्रोडक्शन होता है ना, नेगेटिव नंबर्स जब आना शुरू करते हैं तब उन नंबर्स के कलेक्शन को पूरा हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो आपने होल नंबर्स देखा उसी का जस्ट नेगेटिव, जो आपने होल नंबर्स देखा उसी का जस्ट नेगेटिव कर दो। यानी कि क्या करोगे आप, -3 बोल दो, -2 बोल दो, -1 बोल दो, 0 बोल दो, 1 बोल 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कैसे, मतलब इसी तरह से आप इन्फिनिटी इधर चले जाओ, आप इन्फिनिटी इधर चले जाओ, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी इंक्लूडिंग 0। तो याद रखना इंटीजर्स कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव होल नंबर्स, या फिर कह सकते हो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 भी इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं हुआ? चलो यहां तक तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ में आ चुका होगा। लेकिन अब एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा सवाल देखने को मिलता है आपके, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो चाहे बैंकिंग का एग्जाम दो, वहां पर कई बार ऐसा पूछ लिया जाएगा, आप बताना, जवाब देना यस और नो में, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बच्चों ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सही है या नहीं है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, आप कहोगे सही है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स देखो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन है। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसी को अगर हम पलट दें कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो सही है या गलत? तो आप कहोगे गलत। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता है, 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। तो ये मेमोरी भी आपके पास होनी चाहिए। सवाल ऐसा पूछा जाए ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, आपसे एक सवाल कहेगा, मेंस में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं जहां पर स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूछा जाएगा ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आप कहोगे हाँ सर सही बात है, क्योंकि देखो होल नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं और 0 से यहां पर भी चीजें देखने को मिल रही हैं। बट इसी का रिवर्स अगर हम आपसे बोलें क्या ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो असंभव है, क्योंकि इंटीजर्स के पास नेगेटिव होते हैं और यहां पर नेगेटिव नंबर्स हमारे पास नहीं है। क्लैरिटी है सारे बच्चों को? अच्छे समझ में आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये तो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं और हम ऐसे ऐसे करके नोट कर रहे हैं, लेकिन आपको इस डायरेक्शन में भी पता होना चाहिए कि अगर कोई कह दे ये चीज ये होती है लेकिन ये चीज ये नहीं होती, तो उसके माइंड मतलब वो चीजें आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक प्लान किया है कि हम आपको बिल्कुल डेप्थ में हर एक चीज समझा देंगे, है ना, पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से। ठीक है बच्चों, पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से देखेंगे सारे बच्चे। तो सबसे पहले एंट्री किसकी होती है बेटा? सबसे पहले एंट्री जो होती है वो किसकी होती है? आप कहोगे सर सबसे पहले जो एंट्री होती है वो है, सबसे पहले जो एंट्री होती है बेटा वो है आपके नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये क्या है बच्चों? सबसे पहले जो एंट्री हुई थी हमारे ब्रह्मांड में, हमारे कार्य क्षेत्र में, वो क्या था? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको नोट कर लेना, जिसके बारे में आपने पीछे लिख रखा है कि कहां से शुरू होते हैं ये 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद एंट्री हुई थी किसकी बच्चों? इसके बाद हमारी जो एंट्री हुई थी वो किसकी हुई थी? होल नंबर्स की, है ना। इसके बाद हमारी किसकी एंट्री होती है बच्चों? होल नंबर्स की। यहां पर होल नंबर्स की फिर एंट्री होती है। याद रखना होल नंबर्स कहां से आते हैं? जब 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3, है ना, ऐसे आना शुरू हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया हमारा होल नंबर्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या, कौन सा सर्कल आएगा बच्चों? इसके बाद हमारी एंट्री होती है इंटीजर्स की। ठीक है, इंटीजर्स की फिर एंट्री होती है जहां पर नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, राइट। नेगेटिव नंबर्स को भी फिर इंक्लूड किया गया और वहां से हमारी शुरुआत हुई इंटीजर्स की। ठीक है, इनको आप नोट करते चलो, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम नोट कर देते हैं, क्या है ये आपका इंटीजर्स हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, यानी कि इसमें नेगेटिव भी है, 0 भी और पॉजिटिव भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे -4 भी है, -5 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स के बाद क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स के बाद एंट्री होती है हमारे रैशनल नंबर्स की। इनके बारे में भी जान के रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, इनके ऊपर बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। क्या है ये आपका है रैशनल नंबर। बिल्कुल डेप्थ में पढ़ोगे, हर एक चीज बहुत बारीकी से पढ़ोगे, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों? अब यहां पर जो आप नंबर्स देख रहे हो, जितने भी प्रकार के आप नंबर्स देखते हो, जितने भी प्रकार के नंबर्स देखते हो, जिन्हें आप
P बाई Q के फॉर्म में लिख सको, यानी कि जिन्हें आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, वो सभी के सभी रैशनल नंबर्स के पार्ट में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिन नंबर्स को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सको, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। बचपन में पढ़ा होगा आपने स्टेटमेंट, है ना, बचपन में पढ़ा होगा कि नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q वेयर Q यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके और जिनका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, यानी कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं बच्चों, जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन्हें हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। अब सवाल ये है बच्चों, थोड़ा सा समझना इस चीज को, कि जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल हो गए। ठीक है, समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेंगे एक चीज, और ये आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है। यहां पर जो भी हम चीजें पढ़ा रहे हैं सब आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है। आपको लग सकता है कि सर इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, या फिर आपको लग सकता है सर बोरिंग है, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाओ, नहीं, ये चैनल प्योर डेप्थ देने वाला चैनल है। वही बच्चा यहां बैठेगा जिसको मैथमेटिक्स का पूरा भूत भविष्य वर्तमान सीखना है, सब कुछ सीखना है, जिसे बिल्कुल कोर जानना है, बिल्कुल डेप्थ जानना है, वही बच्चा इस सेशन को देखेगा। अदरवाइज बाकी बच्चे आप छोड़ के जा सकते हो। जिन्हें मैथमेटिक्स को पूर्णतया समझना है, मैथमेटिक्स के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है, हर एक चीज इसको जानना है, ठीक है, वो यहां पर बैठेगा। तो दो प्रकार के नंबर्स यहां पर हम आपके सामने लिखेंगे, एक होता है रैशनल, और जो रैशनल ना हो वो क्या होगा? वो इररैशनल होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, जो रैशनल नहीं होगा वो आपका इररैशनल होगा। ठीक है, नोट करते चलना। अब देखो, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होगा? वो रैशनल होगा। अभी आपने देखा है ना, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे रैशनल। ठीक है, तो ये बताओ 2 अपॉन 3 रैशनल है या इररैशनल है? जल्दी से सारे बच्चे, बच्चों 2 अपॉन 3 रैशनल है या इररैशनल है? आप लोग बताओ। मैंने कहा 2 अपॉन 3 रैशनल है या इररैशनल है? कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी से सारे बच्चे। जो मैंने लिखा यहां पर 2 अपॉन 3 एक रैशनल है कि इररैशनल है? सर P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 बताया गया, यानी कि ये रैशनल है। करेक्ट, जो नहीं होगा उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अच्छा सवाल ये है बच्चों, आप बताओ कि 4 अपॉन 3 रैशनल है या नहीं है? जल्दी से सारे बच्चे। 4 अपॉन 3 बिल्कुल है सर, क्योंकि एक फ्रैक्शन को हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं, है ना, और प्रमेय, है ना, हिंदी में इसको प्रमेय बोलते हैं। तो 4 अपॉन 3 एक रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि यहां पर जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, है ना, तो यानी कि ये भी रैशनल है। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैंने अगर यहां पर लिख दिया कि 9 अपॉन 0 ये रैशनल है या नहीं है? जल्दी से सारे बच्चे, क्या ये रैशनल है या नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे, क्या ये रैशनल है या नहीं है? ये रैशनल है या नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि इसकी डिफाइन में ही नहीं है। डिफाइन में दिया गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर है तो वो रैशनल नहीं है, यानी कि देखो यहां पर नीचे 0 दे रखा गया, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। ठीक है, इसको हम रैशनल नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं आपसे। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने यहां लिख दिया सिर्फ 7, तो 7 रैशनल है कि नहीं? बताओ जल्दी से सारे बच्चे, 7 एक रैशनल है कि नहीं है? बच्चों 7 रैशनल है या नहीं है? 7, तो सवाल है 7 रैशनल है कि नहीं है ना, माइंड में चल रहा होगा बच्चों। 7 रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कहां है नीचे Q? नीचे डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो आप गलत हैं। ये चल रहा होगा ना दिमाग में, तो आप गलत हैं। 7 भी एक रैशनल है, क्योंकि 7 के नीचे हम 1 लिख करके उसकी बिना वैल्यू चेंज किए हम डिनोट कर सकते हैं। 7 अपॉन 1 क्या होगा? 7 अपॉन 1 एक रैशनल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखो P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया एक डिनोमिनेटर, मतलब जो भी होल नंबर्स आप देख रहे हो, है ना, वो रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 बोल करके। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसका कोई नीचे नहीं था उसके नीचे 1 था। याद रहेगा? तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा ये बताओ 0 रैशनल है कि नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? 0 रैशनल है कि नहीं? कौन बताएगा सबसे पहले? 0 रैशनल है कि नहीं है? बताओ जल्दी से सारे बच्चे, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो आप सोचोगे ना सर 0 रैशनल है कि नहीं है? 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो इसके नीचे भी हम 1 लगा करके या 2 लगा करके 3 लगा, क्योंकि इसके नीचे वैल्यू चेंज होनी नहीं है ना, तो नीचे हम 1 लगा के इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा रैशनल हुआ। करेक्ट, समझ में आ रही बात मेरी? चलो अच्छी बात है। एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, वरना सोचोगे नेगेटिव नहीं होता होगा इसका मतलब। चलो हमने नेगेटिव लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा सर -8। बच्चों -8 रैशनल होता है कि नहीं होता है? -8, तो नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या फर्क पड़ रहा है? क्वेश्चन है, यानी कि डिफाइन ये कहती है कि जिसके जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो हमारा रैशनल होता है। तो -8 को भी तो हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि -8 अपॉन 1। ये भी फिर रैशनल हुआ, इसमें कोई संदेह की बात तो है नहीं, है ना, ये भी हमारा रैशनल हुआ। नाइस, तो ये आपके रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हो रहे हैं। चलो एक चीज और देखते हैं
बच्चों अगर मैंने यहां पर डेसिमल का नंबर लिख दिया 2/2.3, बच्चों 2.3, ये रैशनल है कि नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? बच्चों 2.3 2.3 रैशनल है कि नहीं है? बच्चों 2.3 रैशनल है कि नहीं है? सर ये हम कैसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे? ये तो और आसान है। ये और आसान है क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 23 अपॉन हम 10 बोल सकते हैं, है ना? डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, नीचे आप एक प्लेस छोड़ के डेसिमल है, इसका मतलब एक जीरो के साथ हम लोग यहां पर लिख सकते हैं रिप्रेजेंट, यानी 23/10 क्या हो गया? ये हमने कहा सर रैशनल हो गया। 23/10 क्या होता है? एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसे भी हम रैशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रैशनल है ये भी, है ना? मतलब प्रत्येक डेसिमल वाले नंबर्स भी रैशनल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, क्या बात है, बहुत शानदार। अच्छा सवाल अगर ऐसा कुछ आ जाए कि 2.444 एंड सो ऑन, अब बताओ ये रैशनल है कि नहीं है? बच्चों ये रैशनल है कि नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? 2.444 एंड सो ऑन, ये रैशनल है कि नहीं है? कौन बताएगा सबसे पहले? सोच समझ के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 2. सर इसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखें? क्योंकि 4 का अंत तो हो नहीं रहा है, 4 का अंत तो हो नहीं रहा, 4 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कैसी कैटेगरी में जाएगा? इररैशनल की कैटेगरी में जाएगा। जवाब दो, जवाब दो। अब बच्चे कह रहे हैं सर, कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, कुछ लोग कह रहे हैं नो सर, यानी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रैशनल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इररैशनल। सोचो कितनी बेसिक चीज हम आपसे पूछ रहे हैं और इतनी बेसिक चीजों में बच्चों की इतनी बड़ी संख्या में गलती हो रही है। अब आपको इस चैप्टर का जो वेटेज है वो समझ में आया? अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं आती होंगी तो कैसे आप सोचोगे कि आप सीजीएल क्वालिफाई कर दोगे? कैसे आप सोचोगे कि आप बैंकिंग का मेंस क्वालिफाई कर दोगे? यहीं पर खेलेगा एग्जामिनर। मेंस में ऐसे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर रैशनल और इररैशनल के बारे में पूछ लेता है, हमें जानकारी नहीं उसके बारे में कुछ। तो ये सीखना जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सिखाया जाएगा बिल्कुल कोर, बिल्कुल डेप्थ के रूप में सिखाया जाएगा। इतना सा भी आपको डाउट जीवन में नहीं बचेगा। मैथमेटिक्स का हम जो भी टॉपिक उठाएंगे वो इसी तरह से पढ़ा रहे होंगे। जो पूरे इंटायर यूट्यूब पर, ये भी हम कमिटमेंट देते हैं, पूरे इंटायर यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लास नहीं मिली होगी जो यहां पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सेशन वाइज, क्लास वाइज, सीरीज वाइज, ठीक है? देखिए, तो बच्चे कह रहे हैं सर ये रैशनल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इररैशनल है, ठीक है? तो सवाल ये बनता है बच्चों का कि सर इसलिए ये इररैशनल है क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है? सही है डाउट आपका, बनता भी है डाउट ये, है ना? आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं बच्चों। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.444 एंड सो ऑन? बच्चों क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.444 एंड सो ऑन? बेशक लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार, मतलब कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है? मैंने कहा सर 4 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है? हम कहेंगे सर 4 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 4 बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब 4 के ऊपर हमने बार लगा दिया। अब वायरल मैथ्स के शो में सुबह 6 बजे चलता है, उसमें कितनी बार सिखाया गया है कि बार के नीचे कितनी संख्या? बच्चों बार के नीचे कितनी संख्या? बार के नीचे एक संख्या, तो एक बार 9 का हम लोग यूज करेंगे। जितनी संख्या बार के नीचे है उतने 9 का हम यूज करते हैं। तो एक संख्या बार के नीचे है तो एक 9 का यूज किया, मतलब इस नंबर को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? 4/9 के फॉर्म में। और यहां क्या है? 2 + 4/9, दैट मींस 2 होल 4/9 हो गया। तो रिप्रेजेंट कर तो दिया। 2 होल 4/9 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 18 4 22, 22/9 आत हो गया। मतलब इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 22/9। तो हो तो क्या ये रैशनल? तो हो तो गया ये रैशनल, क्या दिक्कत रही भाई? हाँ, 2 + 0.44 यानी कि 2.444 एंड सो ऑन को हमने कन्वर्ट कर दिया 22/9 में। हो गया, है ना? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था जहां पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यस बच्चों, इसका मतलब यस, ये भी आपका रैशनल है। याद रखना, आज के बाद कभी नहीं भूलना, प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए और पूरी मोटी सी कॉपी भर जानी चाहिए। वो चीजें हम आपको देंगे, पूरा लेक्चर होगा, ठीक है? जो आपने 6, 7, 8, 9, 10 में नहीं पढ़ा होगा ना, 11, 12 में नहीं पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होगा, वो सारा कवर किया जाएगा अपने इस वायरल मैथ्स के चैनल पर। कुछ छोड़ना मत, बिल्कुल डेप्थ में हर एक चीज सीखनी है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। यानी कि अगर मेरा सवाल ये रहे बच्चों 2.565656 एंड सो ऑन, ये रैशनल है कि नहीं है? जल्दी से सारे बच्चे बताएं। 2.565656 एंड सो ऑन, ये रैशनल है या नहीं है? ये बताओ। बच्चा कह रहा है सर 9 से क्यों डिवाइड करते हैं? उसका हम छोटा सा कोई वीडियो दे देंगे आपको, ठीक है? आप मेरा वीडियो सेक्शन को भी थोड़ा सा आप नोटिस में रखना आपने, उसमें हम ऐसे से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं ना कि क्यों होता है, उसका प्रूविंग हम वहां पर दिया करेंगे, क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना? तो
तो आपके मतलब से परे हो जाएगा। तो उसमें हम छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से हम आपको प्रूविंग दिया करेंगे कि ऐसा है तो क्यों है। अभी फिलहाल ये रैशनल है कि नहीं है, जल्दी से सारे बच्चे, ये रैशनल है कि नहीं है? आप कहोगे सर ये भी है, क्यों है? इसका भी हम आपको यहां पर रीजन देते हैं। तो सवाल था 2.5656 एंड सो ऑन। आप कहोगे सर ये रैशनल है कि नहीं है? तो बच्चे कह रहे हैं सर। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है पिछला वाला देख करके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 + 0.56 के ऊपर बार लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 56 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर बार बार रिपीट हो उसको आपने बार के नीचे रख दिया। अब बार के नीचे कितनी संख्या बच्चों? बार के नीचे कितनी संख्या? हम कहेंगे सर बार के नीचे 2 संख्या। अगर बार के नीचे 2 संख्या तो 2 बार आपको 9 का यूज करना पड़ेगा। जैसे पिछली बार क्या था, 1 संख्या तो 1 बार 9, इस बार 2 संख्या तो 2 बार 9। और यहां पर क्या होगा, इसे अब हम लिख सकते हैं 2 होल 56/99। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो ये भी तो है रैशनल नंबर ही हुआ है ना। जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है उसे हम रैशनल बोलेंगे, यानी कि ये नंबर भी हमारा रैशनल नंबर हुआ। तो सर एक बड़ा डाउट बन रहा है माइंड में, क्या सर सभी नंबर्स तो फिर इसका मतलब रैशनल हो गए, कुछ बचा ही नहीं? सारे नंबर्स तो रैशनल हो गए है ना, रैशनल के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। तो थोड़ा सा समझो यहां पर 565656 एंड सो ऑन, 2.444 एंड सो ऑन, ये सारे रैशनल की कैटेगरी में जा रहे हैं। अगर 2.3 है तो भी रैशनल की कैटेगरी में जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा यहां पर आपको होल्ड लेना पड़ेगा और यहां पर लिखना पड़ेगा कि रैशनल की कैटेगरी में फिर क्या क्या हो सकता है। जब तक आप ये नहीं जानोगे ना कि रैशनल की कैटेगरी में क्या क्या हो सकता है, तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि इरैशनल की कैटेगरी में फिर क्या क्या हो सकता है। तो रैशनल की कैटेगरी में जितने भी फ्रैक्शंस आते हैं बच्चों, जितने भी फ्रैक्शंस, वो सभी रैशनल होते हैं। जैसे अभी आपने पीछे देखा 2/3, 4/3, 5। और जो होल नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल की ही कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जितने होल नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि सभी के नीचे 1 है ना, 0 भी 0.1 भी है, इसका मतलब वो भी रैशनल है, नो डाउट। ठीक है, अच्छी बात है, नाइस। अगला देखो क्या है। अगला यहां पर कुछ आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखे है ना। तो डेसिमल भी रैशनल होते हैं, लेकिन बच्चों डेसिमल की यहां पर कैटेगरी होती है। 2 प्रकार के डेसिमल जो होंगे वो रैशनल की कैटेगरी में जाएंगे। 2 प्रकार के, कौन से? एक होता है टर्मिनेटिंग, नोट कर लेना सारे बच्चे, क्या होता है बच्चों? टर्मिनेटिंग। देखो एकदम टेक्निकल टर्म्स है जो आपने बचपन में पढ़े होंगे, है ना, टर्मिनेटिंग। और विदाउट पीपीटी, कोई बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं, सब अपने नॉलेज से जितना दिमाग में आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे, चाहे 1 घंटे क्लास चले चाहे 2 घंटे क्लास चले। टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उन्हें हम लोग रैशनल की कैटेगरी में डालते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुका हुआ हो, टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट मतलब रुकना, ठीक है, जो रुका हुआ हो। ये भी नोट कर लो सारे बच्चे, रुकना, जो रुका हुआ हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2.3 रुका हुआ है, 4.5, 6.9, ये क्या है? रुके हुए हैं, है ना। तो ये रुके हुए हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ये डेसिमल कैसे हैं? रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, दूसरा जो डेसिमल का पार्ट होता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेंस में कई बार देखने को मिलेगा ये कंसेप्ट। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब रिपीट कर रहा हो, जो भी आपने पीछे देखा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब कहने का ये हुआ, एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो एग्जाम्पल की कैटेगरी में क्या जाएगा बच्चों? आपने क्या देखा अभी कि 2.333, देखो रुक नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है और रिपीट भी कर रहा है, बट रिपीटिंग। 2.333 है ना रुक रहा है और लेकिन रिपीट किए जा रहा है, 333 एंड सो ऑन, ये आपने देखा। और क्या देख सकते हो? 4.565656, मतलब रुक नहीं रहा है, एंड सो ऑन लगा हुआ है, रुक नहीं रहा है, एंड सो ऑन लगा हुआ है ना, आगे बढ़ता चला जा रहा है, अनंत काल तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिपीट भी साथ में कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अगर रिपीट कर रहा है भले ही ना रुके, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी किसकी कैटेगरी में जाएगा? रैशनल की कैटेगरी में जाएगा। इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो तीसरा डेसिमल बचता है वो बड़ा खतरनाक है, ठीक है, वो बड़ा खतरनाक है। देखो जो तीसरा डेसिमल बनेगा वो कौन सा डेसिमल है? वो है NTNR, NTNR, ठीक है, NTNR, ये बड़ा खतरनाक है। ये जो NTNR है ना, ये मेरे वायरल मैथ्स फाउंडेशन वाले बच्चे जो हैं उनको पता होगा। जो NTNR है ये बच्चों होता है इररेशनल की कैटेगरी, ये है इररेशनल। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? इररेशनल के लिए NTNR नया शब्द कहां से आ रहा है? तो NTNR को जानने के लिए बच्चों, NTNR को जानने के लिए थोड़ा सा डिटेल में यहां पर जाएंगे।
तो यहां से शुरुआत होती है आपके इर्रेशनल की। अगर आपको इर्रेशनल के बारे में जानना है तो आपको एंटी एनआर के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इर्रेशनल। तो एंटी एनआर का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी बच्चे को पता है एंटी एनआर की डिफाइन क्या है? एंटी एनआर की डिफाइन है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो ना रुक रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब ना टर्मिनेट करे, मतलब ना ही रुके, रुक नहीं रहा है वो, है ना, एंड सो ऑन, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नाइस। और ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, रिपीट भी ना करे, मतलब थोड़ा सा अजीब हो गई बात ना। देखो उसके एग्जांपल में क्या आएगा बच्चों, एग्जांपल में आएगा 0.05 005 0005 एंड सो ऑन। अब बार लगा के दिखाओ। पहले क्या था 0.44444, तो आपने 4 के ऊपर बार लगा दी क्योंकि आपको पता है 4 रिपीट कर रहा है। फिर क्या था 0.565656, तो आपने देखा 56 रिपीट कर रहा है, तो आपने 56 के ऊपर बार लगा दिया। अब लगाओ बार, बार लगा के दिखाओ। आप कहीं नहीं सकते हो कि कौन सा नंबर, हम पूछें कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, आपको 05 नहीं कर रहा है, 005 भी नहीं कर रहा है, 0005, तो रिपीट कोई नहीं कर रहा है, मतलब आप बार लगा ही नहीं सकते हो। तो ऐसी कैटेगरी जो बनेगी वो होती है इर्रेशनल नंबर्स की, यानी कि एंटी एनआर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया? ठीक है। नवनीत, अच्छा एंटी एनआर बच्चे कह रहे हैं, एंटी नवनीत तिवारी है, ओके ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एंटी एनआर, ये कैटेगरी हो गई। एक एग्जांपल और ले लो, थोड़ा सा डाउट में अगर हो रहे होगे तो 0 पॉइंट या फिर 2 से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं 0 से ही शुरू होता है। 0.76918235 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ाते चले, कुछ भी लिखते चले जाओ, रिपीट ना करे बस, वो ना ही रुके ना ही वो रिपीट करे। अच्छा तो पाई क्या है सर? पाई, कोई मुझे बच्चा बताएगा पाई क्या होता है? पाई रैशनल है या इररैशनल है? वो कौन सा बच्चा है जो मुझे सबसे पहले बताएगा पाई जो है वो रैशनल है या इररैशनल है? जल्दी बताओ सारे बच्चे, पाई रैशनल है या इररैशनल है? पाई इररैशनल है, याद रखना, पाई इररैशनल है। क्यों सर? पाई की वैल्यू तो आप बताते हो 22/7 होती है, तो इसका मतलब ये तो रैशनल हुआ। 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं है। पाई की रियल वैल्यू 22/7 नहीं होती, उसे हम लोग यूज करते हैं सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ये भी जान लो, ये भी बहुत बड़ा मिथ है, बच्चों को लगता है 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चों। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप जाओगे तो बहुत लंबी होती है, 3.1428 एंड सो ऑन, ये भी कभी रिपीट नहीं करता, ये भी अनंत काल तक ऐसे ही चेंज होता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। 14 क्रॉस 28 कर दोगे अगर गलती से आप, तो 392 आ जाएगा, आगे वाई लगा दोगे तो वो बात अलग है, हमारा कोड बन जाएगा, ठीक है, वाई 392। फिलहाल यहां देखो तो 3.1428 एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा अनंत काल तक। बहुत सुपर कंप्यूटर बने जिन्होंने पाई की अलग अलग वैल्यूज निकाली, पता नहीं कितने डेसिमल प्लेस तक निकाली, वो कभी रिपीट नहीं किया। इसलिए पाई एक परफेक्ट एग्जांपल है इररेशनल नंबर का, हमेशा याद रखना, पाई एक परफेक्ट एग्जांपल है इररेशनल नंबर का। इससे अच्छा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लाइफ में है ये, आप डेली इसको देख रहे हो। बाकी नंबर्स तो आप अज्यूम करते हो, ये डेली अपनी लाइफ में देखते हो, 3.14 एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपके पाई की वैल्यू हो गई। अच्छा और भी सर बता दो, है ना, और भी सर आप मुझे बता दो कि और क्या क्या हो सकता है एक इररेशनल नंबर का एग्जांपल। जितना रूट की वैल्यू होती है, जैसे √2 ले लो, जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, √3 बोल दो, क्यूब रूट ऑफ 10 बोल दो, आप सॉल्व नहीं कर सकते ना इनको, आप डेसिमल, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 16 मैंने बोला, 16 का स्क्वायर रूट, तो आप बोलो सर 4 आ गया, वो तो होल नंबर हो गया, वो तो रैशनल हो गया। फिर जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसको आप डेसिमल में तोड़ना पड़ जाएगा आपको, है ना, जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालने को कहा जाए, क्यूब रूट निकालने को कहा जाए, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो भी आपके इररेशनल की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है, ऐसे नंबर्स भी आपके इररेशनल की कैटेगरी में जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, ऑल रूट वैल्यू। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन आपने रैशनल और इररेशनल के बीच में अंतर नहीं देखा होगा, है ना, हमेशा के लिए अब आप लोग को याद हो चुका होगा। तो अपने सर्कल को कंप्लीट कर लें जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बना सको, ये जो हम बना रहे थे। तो इन सभी को अगर हम किसी एक बड़े से सर्कल में रखना चाहें बच्चों, इन सभी को अगर हम किसी एक बड़े से सर्कल में रखना चाहें तो वो सर्कल कैसा होगा बच्चों? वो सर्कल कैसा होगा बताओ? वो सर्कल हमारा होगा वो सर्कल हमारा होगा कैसा बच्चा? वो होगा रैशनल का, है ना। रैशनल के अंदर सारे नंबर्स आते हैं, आप देख पा रहे हो, रैशनल के अंदर सारे नंबर्स आते हैं। रैशनल में इंटीजर्स भी शामिल है, होल नंबर्स भी शामिल है, नेचुरल नंबर्स भी शामिल है, जितने भी हैं सारे के सारे शामिल है ना।
अब रैशनल से हट करके क्या आता है, वो आता है इरैशनल, जो बिल्कुल ही अलग है। मतलब इसके इस रैशनल के अंदर बच्चों डेसिमल्स भी हैं, डेसिमल्स को आप भूल मत जाना, है ना, डेसिमल्स भी हैं। लेकिन कैसे कैसे डेसिमल्स, जो दो ही प्रकार के डेसिमल्स होते हैं, यानी कि या तो टर्मिनेटिंग हो, अभी आपने पढ़ा था, जैसे 2.3 बोल दिया आपने, रुका हुआ है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एनटीबीआर बोल सकते हो इनको आप, एनटीबीआर, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, जैसे 2.333 एंड सो ऑन, ये एनटीबीआर, ये आपके डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये मत सोचना कि जितने डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे इरैशनल है, नहीं, डेसिमल के दो प्रकार जो है वो रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। अब अगला जो हिस्सा है वो किस चीज का है बच्चों, अगला जो हिस्सा है वो किन चीजों का है, सॉरी, अगला जो हिस्सा है वो किन चीजों का बच्चों, वो इरैशनल नंबर्स का है ना, जो इरैशनल नंबर्स, तो उनको आप इधर कर दो किनारे, है कि नहीं, उनको आप इधर रख दो, किनारे कर दो उनको। तो इनको हम लोग कलर दे देते हैं, लेट सपोज रेड कलर दे दो इनको, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा इनको देखने में, ये अलग होते हैं, ये डिफरेंट है थोड़े, ये इरैशनल है, ये इरैशनल है। एग्जांपल के तौर पे √2 बोल दिया, √3 बोल दिया, पाई बोल दिया बच्चों आपने, और 0.01001, है ना, 0001 एंड सो ऑन, तो ये आपके इरैशनल की कैटेगरी में चले गए। समझ में आ गया सारे बच्चों को, मजा आ रही है। अच्छा, अब ये सारे नंबर्स तो हम लोग पास आ चुके हैं, हर एक प्रकार के नंबर्स तो हम लोग पास आ चुके हैं। तो इन सभी नंबर्स का अगर हम समावेश कर दें, सबको अगर हम आपस में कंबाइन कर दें, ऐसा कुछ पूरा ब्रह्मांड बना दें नंबर्स का, तो ये जो पूरी कैटेगरी बनेगी, ये बताओ क्या होगी। जो पूरी कैटेगरी बन के सामने आ रही है, इसको आप क्या बोलोगे, बताओ ये क्या है बच्चों, ये पूरी कैटेगरी जो आपके सामने बन के आ रही है, ये क्या है बताओ। ये जो पूरी कैटेगरी आपके सामने बन के आई है, अब बच्चे कहेंगे सर ये जो पूरी कैटेगरी बन के आई है ना, ये रियल नंबर है, बोलोगे ना आप लोग, क्योंकि देखो सारे के सारे नंबर्स वास्तविक संख्याएं हैं, इन्हें हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर है, सारे के सारे नंबर्स को कंबाइन कर दो तो मतलब रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, मतलब मैथमेटिक्स में, अपने एग्जामिनेशन में जिन भी नंबर्स के साथ आपका डेली आमना सामना होता है, वो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। इस बुक में जितने नंबर्स लिखे होंगे वो सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। बात समझ में आ रही है, चाहे वो रूट हो, चाहे वो इरैशनल ही क्यों ना हो, ऐसे नंबर्स ही क्यों ना हो, हम लोग देखते तो रहते हैं, पाई तो दिखता ही रहता है ना, √2 √3 तो हमें नजर आता ही रहता है, तो वो इरैशनल हो गया, चाहे रैशनल हो, चाहे इरैशनल, चाहे इंटीजर्स हो, किसी प्रकार का नंबर हो, वो हमारे सामने आते ही रहते हैं। तो यानी कि जितने प्रकार के नंबर्स हमारी नजर में आते रहते हैं बच्चों, ठीक है, जितने प्रकार के नंबर्स हमारी नजर में आते रहते हैं, वो कैसे नंबर्स होते हैं बच्चों, वो सारे सारे रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि इनके लिए आप यूज कर सकते हो टर्म अपना, ये रियल नंबर्स। मतलब एक बात आप समझ गए होगे कि आपको क्या करना है बच्चों, आपने यहां पर जो सारे नंबर्स मेंशन किए थे, यहां पर, है ना, यहां पर शुरुआत में जो आपने चार्ट तैयार किया था सबसे पहले, ये वाला, कि रैशनल भी आपने सीख लिया और इरैशनल भी आपने सीख लिया, कि अगर आपने इन सभी नंबर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका इरैशनल भी आ गया, है ना। इन सभी नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये किसकी कैटेगरी में चले जाते हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो क्या सर दुनिया के सारे नंबर्स रियल होते हैं बच्चों, दुनिया के क्या सारे के सारे नंबर्स रियल होते हैं क्या, नहीं, कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो रियल नहीं होंगे, पॉसिबल है ना। तो दुनिया में कुछ ऐसे नंबर्स भी हमारे ब्रह्मांड में है जो बच्चों रियल ना हो। वो कैसे होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं समझो। अब पूरे नंबर सिस्टम में आपने सब कुछ पढ़ लिया, है ना, दो प्रकार के नंबर्स आपको समझ में आए, एक हो गया रियल मतलब वास्तविक, मतलब जितने प्रकार के नंबर्स आपने देखे अभी तक वो सारे के सारे रियल हो गए। अब जो नंबर्स आपको नजर नहीं आते, है ना, उन्हें हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, इन्हें हम लोग इमेजिनरी कहेंगे, यानी कि काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी, ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। यानी कि नंबर्स दो प्रकार के होते हैं पूरे नंबर सिस्टम में, एक होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। रियल के अंदर अंदर आप सारे नंबर्स को अभी तक देख रहे थे, कुछ इंटीजर्स हो गए, कुछ नेचुरल हो गए, कुछ होल नंबर्स हो गए, मतलब जितने प्रकार के नंबर से आपका डेली सामना होता है वो कैसे, वास्तविक। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जो बिल्कुल अजीब दुनिया दिखा रहे होते हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर रूट के अंदर मैंने लिख दिया -25, तो नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, कभी नेगेटिव नंबर होता है क्या स्क्वायर रूट के अंदर, नहीं होता। तो इन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, यानी कि जो पॉसिबल ही ना हो, है ना, जिन्हें हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो ये कैसे, ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग
डिस्कशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता, एसएससी में होता है, तो कभी हम पढ़ाएंगे तो इन नंबर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। माइनस वाले नंबर कह सकते हो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके नेगेटिव नंबर्स आ जाए, इनको हम लोग आयोटा भी बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आई का मतलब होता है नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर आ जाए तो, ठीक है। -1 का स्क्वायर रूट आ जाए तो उससे हम लोग आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर का हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब एक बात तो तय है कि हमारा एक सर्कल अभी और बनेगा, कि हमारे पास रियल नंबर्स की कैटेगरी तो आ गई, मतलब एक सर्कल और बनना चाहिए बच्चों, एक सर्कल तो और अभी बनना चाहिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, हाँ अभी सही है। क्यों बच्चों, एक सर्कल तो अभी और हमारा बनना चाहिए, वो सर्कल किस चीज का बनेगा पता है, मतलब यहां कहीं छोटा सा बना देते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों बच्चों, इसको देश निकाला बोल देते हैं ना, किनारे कर देते हैं इसको हम लोग। ये कैसा है, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, छोटी सी दुनिया नहीं है इनकी, ये मत सोचना ये है बहुत बड़ा, बस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको हम दूर रख रहे हैं, इसलिए इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये हो गया आपका पूरा रियल नंबर और वो हो गया आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अगर हम सभी नंबर्स को आपस में कंबाइन कर दें, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अगर अब हम मतलब रियल के साथ साथ इमेजिनरी को कंबाइन कर दें, ये पूरा जो आप बोर्ड देख रहे हो इन सभी को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है आपका पूरा नंबर सिस्टम। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा ना आया तो पैसे वापस, जो ऑप्शन ने लिया भी नहीं था। सबको मिला दो आपस में, जितने ब्रह्मांड जितने नंबर्स हैं पूरे ब्रह्मांड में, अगर आपने सबको मिला दिया तो क्या बन गया, वो बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। बताओ सर अलग फैमिली कैसी है? अलग फैमिली तो है वो, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर की फैमिली के लोग हैं, है ना, ये रियल नंबर की फैमिली के लोग हैं। इररेशनल हो गया है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, वही वाली बात हो गई। रियल नंबर बेचारा इससे थोड़ा सा तंग रहता है, इररेशनल है क्योंकि इम्प्योर है ना, लेकिन वही है ना कि माँ के लिए पांचों उंगली बराबर ही होती है लोग कहते हैं ना कि पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होती, कहावत है ना कि पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होती, लेकिन माँ के लिए पांचों उंगली बराबर ही होती है, ये मान के चलो। तो वही वाली हाल है, रियल नंबर के लिए सारे नंबर्स बराबर हैं, चाहे आप बात कर लो इररेशनल की, चाहे रैशनल की, चाहे डेसिमल, चाहे इंटीजर, चाहे सभी इसी के पार्ट है, सभी इसी के बनाए गए बंदे हैं, ठीक है। और उधर साइड क्या है, इमेजिनरी है, जो उसकी दुनिया से बाहर है, ये दुश्मन है कह सकते हो, जो है ना हमारे पृथ्वी के लोग हैं, उधर एलियन है, तो वो ऐसा कुछ है। और इस पूरे ब्रह्मांड को मिला दो तो ब्रह्मा जी कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनके बारे में जिक्र थोड़ा सा कम करते हैं बच्चे, बट हाँ ये पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा अब थोड़ा सा डिस्कशन ये भी कर लेते हैं, क्योंकि हम डेप्थ के बारे में हम हमेशा बोल रहे होते हैं कि हम लोग डेप्थ का डिस्कशन करेंगे। तो सर कॉम्प्लेक्स आप इन सबको कैसे कह सकते हो? रियल नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब, जिसमें कि रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला दिया जाए, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो नंबर्स हैं, देखो रियल और इमेजिनरी को दोनों को मिला दो तो कॉम्प्लेक्स बनता है, एक तरह से देखा जाए तो सर रियल को हम कैसे मिला दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स के साथ, है ना। तो समझो सारे बच्चे, थोड़ा सा इसका भी एक एग्जांपल ले ही लो। तो मैंने कहा कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों 5, तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स कहीं से नजर आ रहा है? जवाब दो बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स कहीं से नजर आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? आप लोग बोलना यस और नो कि सर ये कहीं से भी नजर आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोले, इसको क्यों हम लोग बोल रहे हैं जटिल संख्या है? ये कैसे बोल सकते हैं? ये तो कितना प्यारा सा कितना सुंदर सा 5 लिखा हुआ है, इसको होल बोल दो आप सर, इसको इंटीजर बोल दो, इसको आप नेचुरल नंबर बोल दो, इसको आप फ्रैक्शन चलो बोल दो, हम 5/1 अज्यूम कर लेंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा ना, दिखेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स यही तो खूबसूरती है मैथमेटिक्स की। हम क्यों कहते हैं मैथमेटिक्स से मोहब्बत किया करो यार, एक बार डूब के तो देखो। कहते नहीं कि उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि तैरना नहीं आता था फिर भी डूबना मुनासिब समझा, ठीक है तो वही है मैथमेटिक्स की खास बात, यही है कि इसकी आंखें इतनी खूबसूरत है कि आप डूबना ही मुनासिब समझोगे, नहीं आता तैरना फिर भी हम डूबेंगे, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की खास बात है कि ये 5 कहां से कॉम्प्लेक्स लग रहा भाई है। अभी आपने सीखा था कि इमेजिनरी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इमेजिनरी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस हम देखो क्या करने वाले हैं अभी इसके साथ। अभी हम लोग करेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों 5 + 0 टाइम्स ऑफ आई। लो लिख दिया 5 को, मतलब 5 को हमने इमेजिनरी पार्ट का यूज करते हुए लिख दिया, 5 + 0 टाइम्स ऑफ आई। बताओ सारे बच्चे, 5 + 0 टाइम्स ऑफ, अब इमेजिनरी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही तो हो जाएगा, मतलब 5 प्लस, लेकिन हाँ इमेजिनरी के आने की वजह से हम इसको
आई के आने की वजह से इसको हमें कॉम्प्लेक्स कहना पड़ेगा। यानी कि एक बड़ी चीज यहां पर सामने आई है ना, रिसर्च में एक बड़ी चीज सामने आई बच्चों कि जितने प्रकार के नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर, जितने नंबर्स हैं आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये नई चीज समझ में आई है ना, ये तो मालूम ही नहीं थी आज तक, आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। ये तो कुछ खास सीखने को मिला। मतलब दुनिया में जितने नंबर्स हैं उन सभी को हम रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से हम हर एक प्रकार के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से हम सभी नंबर्स के कलेक्शन को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए हम सभी नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में रखें। देखो जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है वो किसका है? वो सबसे बड़ा ब्रह्मांड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे नंबर्स हैं, इमेजिनरी भी है और रियल भी, और रियल के जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हैं ही हैं। तो सारे नंबर्स, ब्रह्मांड का जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में जाते हैं। समझ में आ गया? कभी भूलोगे तो नहीं? मजा आया? नंबर सिस्टम क्या इससे बेहतरीन तरीके से कभी आपने पढ़ा था? इतनी डेप्थ कभी आपने नंबर सिस्टम की देखी थी? कभी नंबर्स को इस नजरिए से देखा था? इस तरह से कभी आपने ऑब्जर्व किया था कि नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं? नहीं देखा होगा ना। ऐसे ही बहुत सारे सेशंस होंगे, लगातार देखोगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यकीन मानियो, यकीन मानो, दुनिया का सबसे बेहतरीन मैथमेटिक्स का चैनल बना के रखेंगे इसको हम। दुनिया का सबसे बेहतरीन चैनल बना के रखेंगे मैथमेटिक्स का। कमिटमेंट है, प्रॉमिस है खुद से, ईश्वर का साथ रहा, आप लोग का साथ रहा तो ये सच होगा जरूर, आज नहीं तो निश्चित कर, ठीक है? कभी ना कभी तो होगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो नंबर्स के बारे में सारी जानकारी हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों इवन नंबर्स है ना, थोड़ा सा इनके बारे में भी जिक्र कर ले। बेचारे ये नन्हे मुन्ने से नन्हे मुन्ने राही हैं, है ना, देश के सिपाही हैं, नंबर सिस्टम के ABC सिपाही हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है, वरना गुस्सा आ जाएंगे कि मेरे बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब एग्जाम में बच्चों को मैं परेशान करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो बच्चों क्या है इवन नंबर्स? इवन नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित हो सके, ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 हमने कह दिया, 2 हमने कह दिया, 4 हमने कह दिया, 6 हमने कह दिया, 8 हमने कह दिया, 10 हमने कह दिया एंड सो ऑन। तो जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं वो क्या है? वो बच्चों इवन नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं। इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? अब हम बात करेंगे बच्चों ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स 2 से विभाजित ना हो सके उन्हें हम ऑड कहते हैं। जैसे 1 कह दो, 3 कह दो, 5 कह दो, ठीक है, 7 कह दो, ठीक है बच्चों, 9 कह दो एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर्स होते हैं। इनके बारे में मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता ही होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए, हिंदी में इसको सम कहते हैं, इसको विषम कहते हैं, अगर आपको कभी डाउट हो जाए तो ऐसे याद कर लेना। जैसे बचपन में मैंने याद किया, मैं बहुत डम रहा हूं, सच बता रहा हूं आपको। मैथमेटिक्स में मेरा बहुत ही खराब हालत थी मेरी मैथमेटिक्स में। तो मालूम हम क्या करते थे? हम कुछ ना कुछ कोशिश करते थे कि किसी चीज के साथ रिलेट करते, जैसे कि माइंड में छप जाए वो चीजें। मैं बहुत कमजोर रहा हूं मैथमेटिक्स में, और आज हम आपके सामने खड़े हैं तो उसके पीछे का सिर्फ रीजन ही यही है कि मैंने मैथमेटिक्स से मोहब्बत कर ली। कोई और मिला नहीं, कोई अच्छा लगा नहीं, मैथमेटिक्स से ही मोहब्बत कर ली और हमें मैथमेटिक्स ने यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है? ये सच बात है, ये मैं ऐसा मत सोचना कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये सच, मेरी बचपन की स्टोरी यही है असल में, क्योंकि कोई नहीं रहा मेरा। मैंने बहुत जगहों पर स्पीच दी होगी, आपने सुना भी होगा, है ना, जहां कहीं भी मुझे इंटरव्यू के लिए कहीं भी बुलाया गया, मैंने कुछ भी किसी ने पूछा, मैंने सच में यही बताया कि कोई दोस्त नहीं होते थे मेरे पास, कोई नहीं होता था, ना लड़का ना लड़की। क्लासरूम में हम एंटर करें तो सभी बच्चे अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए चेयर रोक के रखे हैं। मैं एंट्री करके पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई बैठा है? हाँ मेरा दोस्त बैठा है। यहाँ कोई बैठा? हाँ मेरा दोस्त बैठा है। हम लास्ट कॉर्नर सीट पे जाके बैठा करते थे जहां पर कोई नहीं होता था, या फिर कोई बच्चा अगर एब्सेंट है तो मैं उसकी चेयर पा रहा होता था। सच में कोई नहीं था, और बहुत अच्छी बात है कि कोई नहीं था, बहुत अच्छी बात है कोई नहीं था। सिर्फ वो लोग हुआ करते थे जो मुझे टॉन्ट मारते थे, जो मुझे सुनाया करते थे। वो तब भी जारी था, वो आज भी जारी है। और मैं बड़ा ब्लेस्ड हूं, मैं खुश होता हूं उन लोगों को सोच करके, उन लोगों के बारे में याद करके जो मुझे टॉन्ट मारते हैं या फिर जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मेरे बारे में अपशब्द बोलते हैं। मैं बड़ा ब्लेस्ड हूं कि ऐसे लोग हैं मेरे पास, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना तो मुझे मौका मिलता है खुद को एक बार फिर से साबित करने का, एक बार फिर से खुद को प्रूव करने का, एक बार फिर से कई गुना आगे निकल जाने का। और अगर शायद वो लोग ना होते तो आज हम यहां ना होते।
ठीक है, कुछ समय तक लोग आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, आपकी बेइज्जती कर रहे होंगे, आपके बारे में कुछ भी बोल रहे होंगे, और फिर एक बार एक समय के बाद वो चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि वो समझ चुके होंगे ये इंसान अब बहुत दूर जा चुका है, इसके बारे में बोल के कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो जिन बच्चों के बारे में बुराई हो रही है ना, जिन बच्चों को हर समय तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, जिन बच्चों को हर समय लोग बोल रहे हैं कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बेकार हो चुका है, तू किसी काम का नहीं, निठल्ला है, बेकार है, इसकी शादी करा दो, बोल रहे होंगे ना लोग आपको, आप ब्लेस्ड हो, आप खुशकिस्मत हो कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके फ्यूल का काम कर रहे हैं। वो बोल नहीं रहे हैं, वो ईश्वर बुलवा रहा है उनसे, उनकी कोई गलती नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, ईश्वर बुलवा रहा है उनसे, क्योंकि वो आपको बूस्ट करना चाहता है। ठीक है, वो आपका 100% यूटिलाइज करना चाहता है, वो आपका 100% पोटेंशियल टच करवाना चाहता है, आपका एक्सट्रीम टच करवाना चाहता है, इसलिए वो बुलवा रहा है उनसे, और आप तक वो कानों में आपकी आवाज पहुंच रही है। तब आप अपना 100% देते हो कि अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, अब मैं साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है चलिए आते हैं। तो यहां पर ऑड नंबर्स के बारे में जिक्र हो गया, कहां से कहां पहुंच गए, पुरानी यादें हैं, याद आ जाती हैं। ठीक है देखिए, तो यहां पर इवन हो गया, ऑड हो गया। हाँ, कुछ और नंबर्स भी होते हैं, एग्जांपल के तौर पे बच्चों क्या ले लिया जाए, बच्चों कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे प्राइम नंबर्स को लेकर के, है ना, तो प्राइम के बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। बच्चों प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बताओ? प्राइम नंबर्स होते हैं जो जिनके दो फैक्टर्स हो, यानी कि एक 1 हो और दूसरा वो खुद हो। फैक्टर्स मतलब जो उसको डिवाइड कर सकें। एग्जांपल के तौर पे मैंने अगर बोला 4, तो 4 को डिवाइड करने वाले क्या दो लोग हैं? जवाब दो बच्चों। 4 को बच्चों 4 को डिवाइड करने वाले कितने लोग हैं? हमने कहा सर 4 को डिवाइड करने वाला 1 है, देखो 1 डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड करने वाला 2 भी है, 4 को डिवाइड करने वाला 4 भी है ऐसा? तो इसका मतलब देखो 1 2 4 3 लोग हो गए ना, हमें 2 ही चाहिए, 2 से ना कम ना 2 से ज्यादा। बचपन में आपने ऑसवर्ल्ड का एक कार्टून देखा होगा, 2 मार्शमैलोज, है ना, ना कम ना ज्यादा, याद आ वैसे ही मुझे याद आता जब भी मैं प्राइम नंबर के बारे में पढ़ाता हूं। तो 2 ही फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोला 2, देखो 2 के पास सिर्फ 2 ही लोग हैं उसको डिवाइड करने वाले, या तो 2 या तो 1, यानी कि या तो 1 उसको डिवाइड कर सकता है, यानी कि 1 मतलब क्या होता है? 1 मतलब यूनिटी, मतलब ईश्वर। 1 हमेशा सबका मालिक एक बोलते हैं ना, तो 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? यानी कि 1 और 2 इटसेल्फ। प्राइम बनना है आपको, सिर्फ और सिर्फ प्राइम बनना है। ठीक है, यानी कि आपको नष्ट कौन कौन कर सकता है? या तो ईश्वर या तो आप खुद। दूसरों के पास ये क्षमता नहीं कि आपको टच भी करके चले जाएं। ठीक है, प्राइम नंबर मेरे फेवरेट नंबर्स हैं, कोई टच करके जा नहीं सकता, यानी कि या तो ईश्वर मुझे खत्म करेगा या तो मैं खुद को खत्म करूंगा, किसी और की औकात नहीं मुझे छू भी दिया करके। ठीक है, प्राइम नंबर बनना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चा? सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, क्योंकि 2 से नीचे कोई नहीं है ना, 1 नहीं है प्राइम। 1 को याद मत रखना, 1 कभी प्राइम नहीं होता, 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर, दैट इज 1। तो 2 होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम दोनों ही केस में हमारे पास 2 होने चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5, इनको नोट कर लो, बहुत बार पूछा था एग्जामिनेशन में, आपको लंबे नंबर्स पता होने चाहिए ना, काफी सारे। 11 बच्चों, 13, 17, 19, ठीक है, 23 और 29, कुछ मिस हो जाए तो बता देना, 31 और 37 और 41, 43 ऐसे। ठीक है, 47 एंड सो ऑन। कोई मिस तो नहीं हुआ? एक बार चेक कर लो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, सही है ना? तो ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी है, इनको आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार इनके ऊपर भी सवाल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी डिनर नहीं हुआ है, अभी उसकी चिंता मत करो, भी होगा बाद में, पहले पढ़ाई पर फोकस करना है। दूसरी कैटेगरी यानी कि जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। तो बच्चों कॉम्पोजिट कौन से नंबर्स होते हैं? 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। 1 के बारे में याद रखना, ना ही वो प्राइम। अब एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 प्राइम है या को प्राइम है, सॉरी 1 प्राइम है या कॉम्पोजिट है। ठीक है, प्राइम को हिंदी में कहते हैं विषम, विषम ही कहते हैं ना, नहीं अभाज्य कहते हैं। ठीक है, प्राइम को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, और ये अभाज्य का उल्टा। ठीक है, तो याद रखना 1 ना ही प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट होता है, याद रहेगा। तो यहां पर जो कॉम्पोजिट नंबर की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? 4 से होती है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है।
हाँ, दो से अधिक इसके पास फैक्टर होने चाहिए। अब वन क्या है, वन के पास दो से कम है, एक ही तो है, तो इसीलिए वन ना ही प्राइम नंबर को क्वालिफाई करता है, ना ही वो कंपोजिट को क्वालिफाई करता है। याद रहेगा सारे बच्चों को। तो वन को लेकर के बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, तो नोट कर लो, वन ना ही प्राइम है और वन ना ही कंपोजिट है। मेंस में पूछे गए सवाल हैं, याद रखना। आपको सर मेंस में इतना आसान नहीं आता, मेंस में ये नहीं पूछेगा कि प्राइम है या कंपोजिट है। मेंस के किसी बड़े से सवाल में एक हिंट दिया गया होगा कि एक्स की वैल्यू लोवेस्ट कंपोजिट नंबर है। अब आप क्या सोचोगे, वन सोचोगे। लोवेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक चैप्टर की डेप्थ नहीं पता होगी तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, चाहे आप एसएससी के रहो, चाहे रेलवे के, चाहे बैंकिंग के। अब कोर पूछा था एग्जामिनेशन में, तो वो कोर की तलाश रखो हमेशा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कहां शुरू होते हैं बच्चों, 4 से शुरू होते हैं, 4, 6, 8। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11। 11 लिख दिया क्या मैंने, 11 है तो प्राइम, लिखा तो है मैंने 11, ठीक है। जीरो भी नहीं है, ना जीरो प्राइम में आएगा ना जीरो कंपोजिट में आएगा, ठीक है। दोनों में नहीं आएगा, ना जीरो ना प्राइम, ना जीरो ना वन, ठीक है, दोनों ही नहीं आएगा, ठीक है। आप बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे सर 2 होता है। अच्छा, इवन प्राइम बताओ, इवन प्राइम मतलब एक ऐसा प्राइम बताओ जो सम संख्या हो। बच्चों क्या मैंने कहा कुछ मिस्टेक की है क्या, क्या बच्चे बोल रहे हैं बार बार, 2, 3, 5, 7 सही तो है, क्या हुआ है, 4, 2, 3, 4, 5 ये भी सही है, 4, 6, 8, 9, 10 कहां दिक्कत आ रही बताओ। मेरा सवाल है कि सबसे हाँ, मेरा सवाल है इवन प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर जो सम संख्या हो। तो हमेशा याद रखना सिर्फ इकलौता यही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बच्चों इवन प्राइम सिर्फ यही नंबर है। बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल किया जाएगा कि द वैल्यू ऑफ वाई इज इवन प्राइम। अब आप सोचोगे 2 ही है क्या, या और भी हो सकता है, कोई 100 भी हो सकता है, या फिर आप अज्यूम करना शुरू करोगे नहीं, यही पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, भूलोगे तो नहीं कभी, नाइस। अब देखो आगे, तो कंपोजिट भी हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों को प्राइम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग को क्या जानना है, को प्राइम क्या होता है। देखो नोट करो, अगला नंबर है बच्चों को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, को मतलब कॉपरेशन, सहयोग से प्राइम बन जाना। प्राइम होना नहीं है, सहयोग से प्राइम बन जाना, थे नहीं बन गए प्राइम। यानी कि अगर जैसे मैंने यहां पर लिया 2 और यहां पर ले लिया मैंने 5, तो अभी तो यहां पर दोनों के दोनों प्राइम है, तो ये दोनों मिल करके प्राइम बन रहे हैं क्योंकि पहले से प्राइम थे, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन मैंने अगर यहां ले लिया 4 और यहां ले लिया 5, अब ऐसा नंबर बताओ जो 4 और 5 को दोनों को साथ में कट कर सके। बच्चों ऐसा नंबर सोचो जो दोनों को साथ में कट कर सके, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो साथ में कट कर सके, 1 ही तो है ना, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं। तो देखो दोनों मिल करके प्राइम बन गए। ऐसा कोई नंबर सोचो जो 4 और 5, यानी कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, है ना। 2 से, है ना, कहते नहीं 1 से भले 2, 2 से भले 4, मतलब अगर हम मिल जाए आपस में तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ये उसका एग्जांपल है। देखो इसीलिए मैं कहता हूं मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर, प्रकृति यानी कि ब्रह्मांड की भाषा है। हम लोग जो आमतौर की भाषा में बोलते हैं ना कि मिला दे तो हम टूटेंगे नहीं, यूनिटी स्ट्रेंथ, सब मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। को प्राइम कहते हैं उसको। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उसे को प्राइम कहा जाता है। देखो मिला दो, इनको कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा कोई नंबर सोचो तो 4 और 5 दोनों को ब्रेक कर दे, नहीं है कोई, ठीक है। और ले लो साथ में, आप बोल दो सर 7 और 9, ऐसा कोई नंबर जो 7 और 9 को दोनों को काट सके, नहीं है, एक साथ है ना, कोई नहीं कट करने वाला है, ठीक है। ठीक है, नाइस। यहां देखो क्या है, और लेते हैं इसी तरह से कुछ और ले लो। आप बोलो सर 11 और 17 ले लेते हैं, बिल्कुल ये भी प्राइम है ना, ये भी को प्राइम है, सॉरी, ठीक है। यहां पर ले लो 9 ले लो, और यहां पर ले लो क्या, यहां पर ले लो 16। अब देखो दोनों मजे की बात, क्या 9 प्राइम है, जवाब दो, क्या 9 जो है वो प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या 16 जो है वो प्राइम नंबर है, नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला दो तो ये को प्राइम बन गए, मिलाने के बाद प्राइम बन जाना। इसके लिए जरूरी नहीं कि दोनों को प्राइम होना जरूरी है या किसी एक को प्राइम होना जरूरी है, ऐसा मैंने नहीं कहा। दोनों मिल जाए और कोई उनको ना कट कर सके। तो 9 एंड 16 इज द परफेक्ट एग्जांपल। 2 एंड 3 तो को प्राइम होगा ही, क्योंकि 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, मिला दो को प्राइम हो गए। लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल देखो ये, सबसे अच्छा एग्जांपल तो ये कि प्राइम है ही नहीं, उसके बाद भी को प्राइम बन गए। ना 9 प्राइम है ना 16 प्राइम है, उसके बाद भी को प्राइम बन गए। मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग है यार, फैक्ट सही है सब, इनके साथ खेलना सीखो यार, और कैसे बताएं बताओ। अच्छा चलो अगला देखो, अगला है ट्विन प्राइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा आता है ऐसे शब्दों के साथ, है ना, बच्चे पर परेशान हो। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप 2 हो।
ठीक है, दो ऐसे नंबर जिनके बीच का गैप 2 हो। बच्चा कह रहा है सर सो जाओ, सो जाएंगे, मेरी हैबिट है, हम सुबह 6 बजे तब भी उठ जाएंगे, अगर आपको नींद आई तो आप जा सकते हो बेटा, ठीक है। ट्विन प्राइम मतलब दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा सर 3 एंड 5, तो ये जो पेयर है इसे हम ट्विन प्राइम का नाम देंगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे 5 एंड 7 जिनके बीच का गैप 2 हो बच्चों, ठीक है, जिनके बीच का जो गैप हो वो 2 का गैप हो, राइट। और 17,19 ये क्या है, ये प्राइम है ना, को प्राइम ट्विन प्राइम है, मतलब जिन ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको कहीं ना कहीं नोट भी करते चलो साथ में, है ना। द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, ऐसे नोट कर लो, द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स मतलब प्राइम नंबर्स का पेयर हैविंग डिफरेंस 2, हैविंग डिफरेंस 2, ठीक है। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप 2 हो। बिल्कुल देखो 11 एंड 13 भी है, 11,13 भी ट्विन प्राइम में आता है। बच्चा पूछ रहा है सर 29 एंड 31, बेशक ये भी आपका प्राइम में ही आता है, ठीक है। ये को प्राइम मतलब ट्विन प्राइम है, ये ट्विन प्राइम है, मतलब इन दोनों के बीच का गैप 2 होना चाहिए, सभी के बीच का गैप देखो 2 है। द पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ 41 एंड 43 भी है, पूछोगे ऐसे ही करते रहोगे क्या फिर, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। ये भी आपका ट्विन प्राइम है। चलो एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लो, फिर हम सेशन को आज ओवर करेंगे, ठीक है, यहां तक ही रखेंगे। लास्ट है हमारा परफेक्ट नंबर्स। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन मैंने अपने फाउंडेशन बैच में बता रखा है। परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं, आप कहोगे सर सभी नंबर्स परफेक्ट होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4, 16, है ना। आप कहोगे सर 64 ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट नंबर्स है, ऐसा नहीं है। परफेक्ट नंबर्स की डिफाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। बताओ परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा सबसे पहले। कौन बताएगा सबसे पहले कि सर परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं, बताओ सबसे पहले परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं बताओ। ये बहुत एग्जाम में आता है, बता रहे हैं हम, ये मजाक मत समझना, मेरी किसी बात को आप हल्के मत लेना, ये मत सोचना रवनीत सर बस बता रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम में, अगर प्री में नहीं आया तो मेंस में आएगा, अगर सीजल में, अगर सीजल के प्री में नहीं आया तो एडवांस में आएगा, मतलब आपको मिलेगा जरूर। ये जितनी चीजें आपने अभी तक सीखी वो मैथमेटिक्स, अगर इन चीजों को नहीं सीखोगे तो मैथमेटिक्स आप क्वालिफाई नहीं करोगे, कहीं ना कहीं रुड़कोगे जरूर, ठीक है। तो जितनी चीजें बताएं प्रॉपर नोट चाहिए। मैं चाहता हूं जो सीरीज शुरू की गई पूरी कॉपी इतनी मोटी रखो कि पूरी भर जाए, पूरा ग्रंथ बन जाए आपका मैथमेटिक्स का, और मोहब्बत हो जाए मैथमेटिक्स से एंड होते होते। इतना डीप रिसर्च के साथ आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, राइट। ध्यान से देखो सारे बच्चे, जिसका सम परफेक्ट स्क्वायर हो, ना 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 ना। देखो परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, परफेक्ट नंबर्स वो होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो 10, 10 परफेक्ट है कि नहीं, पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। 10 के फैक्टर्स बताओ, 10 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं। मैंने कहा 10 को डिवाइड करने वाले 1 है, हमें फैक्टर्स लिखना है, ठीक है, फैक्टर्स लिखो जल्दी से। 10 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं, मैंने कहा सर 1 है, और 2 भी डिवाइड कर लेगा, और बच्चों मैंने कहा सर 5 भी डिवाइड कर लेगा, और बच्चों मैंने कहा सर 10 भी डिवाइड कर लेगा। तो जो नंबर इटसेल्फ है वो तो डिवाइड कर ही लेगा, ठीक है, उसको छोड़ दो। तो इन नंबर्स को पिक करो, नंबर उसी नंबर को छोड़ दो, मतलब जो नंबर 10 है उसको छोड़ के कितने नंबर्स दिख रहे हैं, ये नंबर दिख रहे हैं। अब जो बचे हुए नंबर्स आए उन सबका सम करो, कितना आता है, तो 5 2 7 1 8 आता है, सबका सम करने पर 8 आया। क्या ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है ये 8 से डिवाइड होगा, जवाब दो बच्चों। क्या ये जो हमारा नंबर निकल के आया है 8 आया है, क्या ये 10 को डिवाइड कर पाएगा, जवाब दो यस और नो में, जवाब दो यस और नो में। क्या जो सम निकल के आया है, जो सम है, क्या वो इसे डिवाइड कर पाएगा, जवाब दो यस और नो में। नो सर नहीं कर पाएगा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा, ये परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। तो समझ में आया, डिफाइन समझ में आई। डिफाइन ये है कि जो उसके फैक्टर्स हैं उस नंबर इटसेल्फ, जो खुद का नंबर उसको छोड़ दो, है ना, जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनका सम करो, उन सबको जोड़ दो और चेक करो कि जो सम आ रहा है वो इसे डिवाइड कर सकता है कि नहीं, मतलब वो उस ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर सकता है नहीं। अगर डिवाइड कर सकता है तो उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। याद आएगा, भूलोगे तो नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों 6 की हम बात करते हैं, चलो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की 6 की। चलो अब जल्दी से सारे बच्चे 6 के फैक्टर्स बताइए बच्चों, 6 के फैक्टर्स बताओ सारे बच्चे। मैं कैसे 6 के फैक्टर्स में 1 आता है, नाइस, और सर 2 आता है, बहुत बढ़िया। और कौन आता है 6 को, मतलब कौन कौन डिवाइड कर सकता है, सर 3 भी डिवाइड कर सकता है, बहुत बढ़िया, और सर 6 भी डिवाइड कर सकता है। तो 6 को छोड़ देंगे, 6 को नहीं कंसीडर करेंगे, उस नंबर को छोड़ करके, ठीक है, नाइस। अब हम सभी नंबर्स का सम करने वाले हैं, ठीक है।
मतलब 6 को छोड़ के सभी नंबर्स का ऐसा सम कर दो, कितना आएगा? 3 2 5 1 6। अरे सबका सम करो, कितना आया? 6 आया। अब जो यहां पर रिजल्ट आया, क्या वो इस ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर पाएगा? जवाब दो। क्या ये जो सम आया, क्या ये ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर पाएगा? जवाब दो यस और नो में। बच्चों क्या ये डिवाइड कर पा रहा 6 को? हाँ जी सर, कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है, दैट मीन्स 6 इज द परफेक्ट नंबर। क्या बोलोगे? 6 क्या है बच्चों? परफेक्ट नंबर। तो पहला सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 6 होता है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? 6 होता है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? 6 होता है, याद रहेगा। चलो एक एग्जांपल हम आपको होमवर्क दें? नहीं, चलो आप बताओ सेकंड परफेक्ट नंबर कौन सा होगा? सेकंड परफेक्ट नंबर दूसरा 6 के बाद कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट नंबर कहलाएगा? ये पूछा गया सवाल है मेंस में। अब सोचो, पता ही नहीं था इसके बारे में, किसी ने पढ़ाया नहीं आज तक, किसी ने बताया नहीं, और मैंने बहुत पहले बता रखा है, बहुत बार बता रखा है। जो अगर बच्चा मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहा होगा, बहुत बार बता रखा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है, इसलिए हम कहते हैं ना डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की। और इसीलिए मैथमेटिक्स का पूरा एक चैनल ही बना दिया गया है कि यहां पर हम और आप मिलकर रिसर्च किया करेंगे। ना मतलब पढ़ेंगे नहीं, रिसर्च होगा, प्रॉपर रिसर्च होगी हर एक टॉपिक पर। अगला परफेक्ट नंबर कौन हो सकता है? अब बच्चों ने गूगल किया होगा तुरंत, परफेक्ट नंबर खट 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 निकल के आ गया। ढूंढा नहीं है इन लोगों ने, मैं लिख के दे सकता हूं, इन्होंने ढूंढा नहीं होगा। तो अगला परफेक्ट नंबर होता है बच्चों 28। यकीन नहीं है तो आप चेक कर लो। चलो 28 के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 28 के फैक्टर्स बताओ। मैंने कहा सर 1 जो है परफेक्ट नंबर, सॉरी 1 जो है उसका फैक्टर है, मतलब 28 को डिवाइड करता है। हाँ जी। फिर 2 आएगा, और कौन डिवाइड करता है? सर 4 भी डिवाइड करता है, सर 7 भी डिवाइड करता है, सर 14 भी डिवाइड करता है 28 को, और सर 28 करता है। तो नंबर इटसेल्फ को छोड़ दो, उसी नंबर की बात नहीं करेंगे ना, उसको छोड़ करके बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि उसको छोड़ दो, है ना, मतलब जो नंबर इटसेल्फ था उसको हमने छोड़ दिया, 28 को हटा दो। बचे हुए नंबर्स का सम करो, कितना आता है? तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28। जो सम निकल के आया है, क्या ये सम ओरिजिनल नंबर को डिवाइड कर सकता है? तो जवाब दो यस और नो में। हाँ जी, डिवाइड कर ले रहा है ना। 28 से डिवाइड करोगे 28 को तो 1 आएगा, डिवाइड हो रहा है। क्यों बच्चों? 28 से 28 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा अगला परफेक्ट नंबर है वो कौन सा है? वो 28 है। तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन हाँ मिनिमम ये 2 नंबर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये 2 नंबर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। परफेक्ट नंबर एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है, और मालूम कैसे पूछा गया है? जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, मेंस में जब सवाल पूछे जाते हैं, बड़े बड़े डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर ऐसे ही गिवन किया जाएगा, द वैल्यू ऑफ x + y इज द लोवेस्ट परफेक्ट नंबर। लो बच्चा सरेंडर, आसान सा क्वेश्चन। x + y = 6 रखना था उसको, जहां पर x की वैल्यू हो सकता है गिवन की गई, हमें y निकालने को कहा गया है, बट हमें पता ही नहीं कि x + y को 6 रखना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि लोवेस्ट परफेक्ट नंबर 6 होता है। हो गया 2 नंबर का सवाल, जहां पर मेंस का क्वेश्चन, आप हलवा क्वेश्चन जो आप देख करके सॉल्व कर सकते थे, आप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं पता। तो ये डीप अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप रिसर्च मोड पर उतरते हो। क्वांट, मैं बार बार कहता हूं, क्वांट रीजनिंग नहीं है। क्वांट रीजनिंग नहीं है जहां पर आपने अपने पास गिने चुने चीजें हैं, 4 5 10 बार 50 बार प्रैक्टिस कर ली, हो गया। क्वांट रिसर्च मांगता है, क्वांट डेप्थ मांगता है। ठीक है, वो चीजें जब तक आपके पास नहीं होंगी तब तक आप बड़े सपने नहीं देख सकते। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार क्वांट अच्छा हो गया, मैथमेटिक्स की डेप्थ नॉलेज आप तक पहुंच गई, तो जीवन में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। एग्जाम क्वालिफाई होना ना होना वो आपके लिए बहुत छोटी सी बात रह जाएगी। जीवन में आपको कोई असफल नहीं कर सकता अगर क्वांट आपकी, यानी कि मैथमेटिक्स अगर आपको मोहब्बत हो गई तो ये रहा बच्चों आज का सेशन हमारा। ठीक है, जिसमें कि हमने बहुत 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 डेप्थ में जाके, बिल्कुल रूट लेवल पे जाके, बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर के हम लोग क्वांट का ये चैप्टर नंबर सिस्टम का डिस्कशन किया है। नंबर सिस्टम अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है, नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। नंबर्स का खेल जो है वो यहीं पर समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, हम लोग रिमाइंडर्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हम लोग यूनिट डिजिट के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम लोग सीखने को हम लोग कोशिश करेंगे, सीख सकें, है ना। देखो एक एग्जांपल हम आपको दे दें कि अभी हम लोग कहां तक पहुंचेंगे। जैसे एग्जांपल है बच्चों, आपके सामने मैंने अगर लिख दिया, देखो हम कहां तक पहुंचाएंगे आपको, वो देखो, उसकी वैल्यू को समझो। अगर मैंने लिख दिया 2.3 प्लस मैंने लिख दिया 4.6, तो आप आसानी से ऐड कर दोगे सर, इसमें कुछ नहीं है ना, बहुत आसान है। देखो 2 + 4 6 होता है, और यहां पर मैंने 9 लिख देना है, 6.9 इसका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं ऐसे कर दूं 2.333 एंड सो ऑन, और यहां पर मैंने लिख दिया 4.67
6 7 एंड सो ऑन। अब जरा सम करके बताओ। अब आप नहीं कर पाओगे, अब आप परेशान, अब आपसे इतनी आसानी से नहीं होगा। इसको और टफ कर दें, देखो 4.67 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ा दो, प्लस मैंने कह दिया 2.567 एंड सो ऑन। अब देखो क्या है खास, 5 रुका हुआ है, ये रिपीट कर रहा है, यहां पर 6 7 रिपीट कर रहा है सिर्फ, है ना, 6 7 लेकिन यहां पर 5 रुक चुका है। अब इनको आप कैसे ऐड करोगे? बजी खतरे की घंटी और एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे जाते हैं, कैसे करोगे बताओ? परेशान ना। तो नंबर सिस्टम, नंबर्स का पूरा ब्रह्मांड है, इसे आप एक सेशन के अंदर खत्म नहीं कर सकते हो। मैं अगर सुबह 6 बजे तक भी पढ़ा दूं ना तो भी नंबर सिस्टम नहीं खत्म हो पाएगा। तो हम चाह रहे हैं इसको पार्ट वाइज, बिल्कुल डेप्थ में, बिल्कुल बेसिक में पूरा रिसर्च किया जाएगा नंबर सिस्टम के ऊपर कि इतना सा भी कोई हिस्सा ना बचे। अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के साथ काम करेगा, ठीक है। चलो फिर तो सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। बड़ी संख्या बच्चों की बरकरार रही, नए चैनल पर लगभग 1100 1200 1300 बच्चे रहे और अभी तक 1K प्लस वॉचिंग चल रही है। मतलब बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद आ रही है, ये डेप्थ बच्चों को पसंद आ रही है, बच्चे जानना चाह रहे होते हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं होता है। ऐसा मैं मान सकता हूं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या रात को कितने बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे जुड़े रहे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इतना प्यार देने के लिए। इस वायरल मैथ्स के चैनल को बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बनाना है हमें। 1 मिलियन के इस आंकड़े को क्रॉस करना है। मिशन 1 मिलियन के टारगेट को अपने दिमाग में रखो, जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचाओ। इस चैनल को देश का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का चैनल बनाने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उससे कई गुना आपकी है। कि आपकी पुश्ते याद रखे कि यार आपको अपने बच्चों को रिकमेंड करना हो ना, मैं रहूं ना रहूं, है ना, हो सकता है हम नहीं हो, लेकिन आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो आप कहोगे कि बेटा देखो एक चैनल था, मेरे टाइम पर वो चैनल था, वहां से पढ़ लो, जिसमें मैथमेटिक्स का सब कुछ बताया गया, बहुत अच्छे से बताया गया। ठीक है, वो सपना है, वो विजन है और उम्मीद है कि आप लोग उस सपने को पूरा जरूर करोगे, सपने को साकार जरूर करोगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो पे, जो कि मेन चैनल अड्डा 24/7 पे ही होगा। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।